हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही थी इंडिया से, बल्कि आ रही हैं इनफैक्ट। एक तो उनकी इकोनॉमी के हवाले से है कि उनका जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो कह रही हैं कि फरवरी और मार्च में जो हमारा ग्रोथ रेट है दैट इज़ अराउंड अबाउट 8 और मोर देन 8। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ग्रोथ रेट किसी का भी 8 नहीं है। चीन हो, वो आप यूएस को ले ले, यूरोपियन कंट्रीज को ले ले या जापान को ले ले, सब बिल्कुल इससे पीछे और नीचे है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इस पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। मोदी साहब का तकरीबन टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और नया इलेक्शन भी शुरू हो रहा है, और मेरे ख्याल एज ए जिसे कहते हैं कि इलेक्शन जो कैंपेन उनकी चल रही होगी, वो ये चीजें बता रहे होंगे, या उनकी जो एक वीडियो हमने बिल गेट्स के साथ देखी, वो भी लाजमी सी बात है कि वो बता रहे होंगे। और पाकिस्तान में एक आदमी ने मुझे वो वीडियो दिखाई और कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देखे कि ठीक है, बिल गेट्स अपना एक और उनकी दुनिया है, एक और कंपनी वो चलाते हैं, बट उन्होंने लिखा कि शायद जो मोदी साहब है उन जितने पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने साथ रखी हुई और कितना रिसर्च करके वो बैठे हुए हैं। तो ये बातें होती हैं जब आप ऐसी चीजें करते हो। और एक मुख्तार अंसारी का केस के हवाले से भी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, हालांकि मैंने नाजिया जी को नहीं बताया था, लेकिन अभी शो से बस 2 मिनट पहले उनको बताया कि जस्ट आप थोड़ी सी उस हवाले से भी बात कर लें, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही है, लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी है इंडिया की, और अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें भी काफी बिजी रहती हैं, नाजिया एलाई खान हमें ज्वाइन कर रही है। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम फखर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, नमस्ते, पखैर रागले आपको कहेंगे, और आई होप सो कि यू आर फीलिंग गुड और आप ठीक होंगी। नाजिया जी, एक तो स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अगर अच्छी हो और इतनी अच्छी हो, तो मेरे ख्याल में उससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर का अभी मैं पढ़ रहा था कि 8 का जो ग्रोथ रेट चल रहा है इंडिया का, और वो मेरे ख्याल वो चाह रहे हैं कि इससे भी हम तेज हों, कि जो हम कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होंगे उस लिस्ट में, तो गालिबन अगर उसको 3 से 5 साल लगते हैं, तो शायद उसको तेज करना चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द हम उस लिस्ट के अंदर आ जाए। हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में है, बहुत सारी और चीजें हैं, 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, उस लिस्ट में इंडिया ऑलरेडी शामिल है। क्या कर रहा है इंडिया ऐसा कि मतलब इतनी तेज ग्रोथ रेट चल रही है? ऐसा है फखर भाई, मैंने आपके साथ ही सेशन किया था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा था आपको कि 2024 के स्टार्ट में ही आप सुन लीजिएगा कि भाई हमने यस, 8 में हम पहुंच चुके हैं। और मुझे याद है, पोजीशन, बिल्कुल मेरे शो में आपने बोला मैं था। उस वक्त महाराष्ट्र में थी और हमने शो किया था, बिल्कुल और आपकी बात दुरुस्त। जो मैंने जिम्मेदारी लेकर कही थी वो सामने आ गया। और आज फिर बिल्कुल एक नई बात मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 2024 एंड होते होते तक 2025 के स्टार्टिंग में फिर मार्च में सुन लीजिएगा कि भाई हम और आगे निकल गए, और आगे निकल बिल्कुल। गए। और नहीं, अब यकीन है हमें, अब हमें यकीन है, नहीं हमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी जनरल, मुझे कोई डाउट नहीं है। हो सकता है आप लोगों को हो, तो हमें नहीं है। अच्छा। हालांकि देखिए, ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन जी से मैं बहुत बार मिली हूँ, और जिस हिसाब से मुझे उनसे नॉलेज मिलता है, जिस हिसाब से वो वेल एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड और हाईली नॉलेजेबल लेडी हैं, मतलब लड़कियां उनके जैसा होना चाहती हैं। बिल्कुल और भारत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा कैबिनेट ऐसे ही तो नहीं दे दिया मोदी जी ने ना, बिल्कुल बहुत सोच समझ करके निर्मला सीतारमन जी के हाथ में दिया गया है। और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन इतनी खूबसूरत तरीके से किया है कि जिसके लिए आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स। और बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने सैटरडे वाले दिन, हालांकि मैं उस दिन वाइजैक में थी, सैटरडे वाले दिन उन्होंने बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा कि भाई 31 मार्च जो है, हम एट 8%, इवन मोर देन 8% हम पहुंच जाएंगे। और वो हो भी गया, वो हो भी गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब भी हमारे भारत में इन्फ्लेशन जो है
इतना बुरा नहीं है या बुरा नहीं है, दोनों चीजें नहीं है कि गरीब नहीं रह सकता है। मैं अपने हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जब निकलती हूँ फखर भाई, तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में अभी भी वेज थाली में 60 रुपए में खाती हूँ, 60 रुपीज, ओनली 60 रुपीज में। जबरदस्त, और जबरदस्त। उसमें हाँ, दो तरह की सब्जियां होती हैं, एक मिठाई होता है, एक पापड़ होता है, रोटी भी होती है, दो चावल भी होता है, दाल भी होता है। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर आप कलकत्ता हाई कोर्ट के बाहर आप आइए, आपको 40 रुपए में भी वेज थाली मिलती है, 40 रुपए, जबरदस्त। और प्रॉपर पेट भर करके इंसान खा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन आप 20 रुपए में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। हम्म, 20 रुपए अगर आपके पॉकेट में है तो आप कहीं पर भी जबरदस्त। जा सकते हैं। गुड। उसके बाद रेलवे के जो टिकट्स है वो भी उतना बिल्कुल, ज्यादा इन्फ्लेशन को टच नहीं किया, उतना ज्यादा महंगाई को टच नहीं किया। आज भी देखिए रमजान का महीना अभी चल रहा है, बिल्कुल, आज बिल्कुल। 21वां रोजा है, जी। लेकिन हम अब भी मुट्ठी में पैसा लेकर जा रहे हैं और बड़े बड़े बक्से में फल लेकर के आ रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, एडुकेशन यहाँ पर बहुत महंगा नहीं है, ओके, एडुकेशन महंगा नहीं है यहाँ पर, राइट, डिग्रीज जो है वो बहुत महंगी नहीं है यहाँ पर। वेरी गुड। तो ये चीजें क्या होती है, हमारे देशवासियों के लिए, देशवासी जो है वो कैसे, मोदी जी को आपने क्योंकि लोकसभा इलेक्शन की भी बात की, और आज सुबह से ही मोदी जी ने कैंपेनिंग में अपना पैर रखा है। कल तक वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, अपने दौरे को लेकर के वो अपनी बातों को रख रहे थे, और आज सुबह 10 बजे से उन्होंने कैंपेनिंग को लेकर के कदम रखा है। तो जबरदस्त। अभी व्यक्ति क्या है ना, ये सोच रहा है कि हम 10 साल पहले क्या थे, हम 10 साल के बाद क्या है। 10 साल पहले हमारे हमारे भारतवासियों को ये पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हमारे बच्चे चांद पे भी जा सकते हैं, हमारे बिल्कुल, बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं, हमारे बच्चे फुटबॉलर भी बन सकते हैं, ये पता ही नहीं या, था लोगों को। अब लोगों को नई नई स्कीमें समझ में आ रही है कि भाई बच्चों के करियर सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में है। अब देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हमारे भारत के हैं जो हमारे जीडीपी को और भी ज्यादा फाइन और रिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली। जैसे महाराष्ट्र, अकेला महाराष्ट्र आप जैसे 20 पाकिस्तान को चला देगा, अकेला महाराष्ट्र। अब आप राइट, सोचिए 1.25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है वहां पर। उसके बाद ये सिटी एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव करती है, हाँ, फैशन को इम्प्रूव करती है, बिल्कुल, कमर्शियल सेंटर को इम्प्रूव करती है, डॉक है वहां पर। तो हर एक एंगल से वहां की जो जीडीपी, एक महाराष्ट्र की जो जीडीपी भारत के केंद्र की सरकार को आकर के मिल रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हिस्सा अदा कर रही है। और आप सोचिए कि सिर्फ एनुअल एक्सपोर्ट ओवर जो है वो 8,000 करोड़ से ऊपर है। जबरदस्त, अब जबरदस्त। अब आती है बात कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी, अब आप या, सोचिए। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आप सोचिए, जो जो पहले मतलब जंग का और जिहाद का मैदान बना करके रखा गया था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, 2019 से भी हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि 370 उस वक्त बहुत गर्म माहौल था, 370 बिल्कुल। हटा था और काफी नाराजगी थी, लोग स्ट्रेटेजी बना ही रहे थे या, कश्मीर को गर्म करने का। तो मैं इसको काउंट करूंगी 2021 से, क्योंकि चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करने में 1.5 साल तो लगता ही है। बिल्कुल लगता है। 2021 से 2024 में 2.64 लाख करोड़ इन 2021 एंड 2022। अब आप सोचिए इसका डेटा। जबरदस्त, अब जबरदस्त। इसमें थोड़ा सा और आप मिला दीजिए तो 24 का आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर वो स्टेट जो 10 साल पहले बिल्कुल धसा हुआ था, बिल्कुल मरा हुआ था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, और आज वो स्टेट खड़ा हो करके कह रहे हैं कि भैया हम तो केंद्र की सरकार का एक बड़ा पिलर बन चुके हैं। या, और कश्मीर से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वहां पर हॉलीवुड आकर के वहां पर शूटिंग करेगा, हाँ, नेटफ्लिक्स की हाँ, शूटिंग होगी। यहाँ तक कि कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीरी पंडित के जो लोग बचे हुए हैं वहां पर, उनको हॉलीवुड में और नेटफ्लिक्स के शोज में उनको भी चांस मिल रहा है। या, और जिस तरह से वहां पर एम्स है, वहां पर फैक्ट्रीज है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर एमबीबीएस कॉलेजेस है, वो सब खुले हैं। तो सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि देश तरक्की करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और 10 साल पहले जो देश भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़ा था, आज आज मेरा भारत देश बिल्कुल महाराजा बन करके खड़ा हुआ है। जबरदस्त। अब दिल्ली के मैं आपको बता देती हूँ, एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.3%, एनुअल ग्रोथ। अब आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए।
हालाँकि आपको मैं बता दूँ कि दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का जो स सा काफ़ी चीज़ें जो हैं, वो केंद्र की सरकार के अंडर बिल्कुल में है, आती हैं, बिल्कुल वही नो बिल्कुल फ़िल्टर सही। करते हैं। बिकॉज़ या दिल्ली राजधानी है, इसलिए दिल्ली की सरकार के हाथ में सिर्फ़ कॉर्पोरेशन आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल, संविधान यही बोलता है। अब आप देख लीजिए राजस्थान 7th पोज़ीशन पर है। ज़बरदस्त, जीडीपी पे। और ये ज़बरदस्त। सिर्फ मात्र 1 साल की बात मैं बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले राजस्थान मर रहा था। इससे पहले बिल्कुल, हाँ। राजस्थान भीख माँग रहा था। अब ये या 1 साल में 7th पोज़ीशन पर है। अब देखिए आप आसाम का देखिए पूरे भारत में 6th पोज़ीशन पर है। गुड, राइट। तो ये अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए। या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि जहां पर टूरिस्ट 35,000 और 36,000 आते हैं वहां पर अढ़ाई अढ़ाई करोड़ टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल, और या टूरिस्ट का जब स्टेप इन होता है तो लैविश रेस्टोरेंट्स, लैविश होटल्स, होटल, ट्रांसपोर्टेशंस, आपकी हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, चलने लगती है उसके साथ। फ्लाइट, या एयरपोर्ट, सारी चीज़ें इम्प्रूव और डेवलप होती चली बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हालाँकि मेरे पास पूरे 28 स्टेट की जीडीपी है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है और ओवरऑल अगर आर्ट ग्रोथ चल रहा है तो लाज़मी सी बात है कि इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो 8 ग्रोथ रेट है, वैसे तो नहीं है कि ये वैसे हो गया। अच्छा नाज़िया एक चीज़ मुझे मतलब इस वक़्त दुनिया को जब हमने अभी 1-2 साल पहले भी देखा तो बड़ी मतलब परेशानियों में है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी और की, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं कहूँगा कि हमारी अढ़ारामी कह दें या जो भी कह दें, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे, वरना तरक्की तो बांग्लादेश ने भी की 1971 के बाद, इंडिया ने बहुत ज्यादा कर ली। अब इवन अफगानिस्तान को लोग कह रहे हैं कि भाई वो उनका पैसा जो है और वो स्ट्रांग हो रहा है, उनका रुपए और सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर नहीं की तो इसमें किसी का कसूर नहीं है हमारे अलावा, हमारी हुँ, पॉलिसीज के अलावा। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिस तरह आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया कि उन्होंने अपना कैंपेन का आगाज कर दिया आज, जी। कि वो ऐसी क्या चीजें कर पाए अपनी 2 टेन्योर्स में कि अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को और अपनी चीजों को, अपने इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना ऊपर लेके आ गए। देखिए फ़खर भाई, मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताना प्लीज, चाहूँगी। प्लीज। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ-बाप को भी नहीं समझ में आता है कि बड़ा होकर के नेवी ऑफ़िसर बनेगा, ना आर्मी ऑफ़िसर बनेगा या टीचर बनेगा या कुछ नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली। माँ-बाप को भी नहीं समझ में आता है। वो जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके ऑरा को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी क्रिएटिविटी को देख कर के समझ में आ जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को ये बात मोदी जी को पता थी कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतिहास के पन्नों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ था कि मुगलों ने भारत को लूटा है और भारत को डेवास्टेट और रूइन करने की बहुत कोशिश की है। या उसके बाद फिर जब हम लोग कांग्रेस का पूरा ईरा निकालते हैं, तब भी हमें समझ में आता है कि नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक हर उस प्रोजेक्ट्स को रोका गया, हर उस अमेंडमेंट्स को रोका गया, हर उस इम्प्लीमेंटेशन को रोका गया, हर उस स्टेप को रोका गया जिसमें भारत की तरक्की छुपी हुई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कभी भी जनता को भी कन्विंस करने की और जनता को अपने समर्थन में लेने की कोशिश भी नहीं की, जी, कभी नहीं की। जी। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक एक बात हमेशा जनता के कान में दिया, राम मंदिर बनेगा तो अरब अरब तेल नहीं देगा। बिल्कुल। कश्मीर से 370 हटाओगे तो कोई तिरंगा झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये चीजें बता बता करके सबके दिमाग में इतना डर बैठा दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बहुत क्रिएटिव है, अगर वो बहुत स्मार्ट है, अगर उसके अंदर बहुत सारे एक्स फैक्टर है, तो भी वो चुप होकर के बैठ जाता था कि भाई सरकार तो हमने मेरे को मदद करने वाली है नहीं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कैसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने छोटी से छोटी चीज को उठाया और उसको एक प्रोजेक्ट की तरह दिखाया और उस पर इंप्लीमेंट किया। किसको पता था कि हमारा हैंडलूम, हमारा तात जो है वो यूएस और यूके लेकर जाएगा? किसको पता था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कारपेट बनते हैं, जो ऊन के जो कपड़े बनते हैं, वो स्विट्जरलैंड लेकर के जाएगा? ये तो किसी को पता ही नहीं हाँ, था। कोई कोई वहां पर दिमाग ही नहीं लगा रहा था जी कि बिल्कुल। हॉलीवुड की शूटिंग जो है वो कश्मीर में भी हो सकती है। ये तो हाँ, कांग्रेस की सरकार दिमाग ही नहीं लगा रही थी। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को भी भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत एनहांस किया और बहुत बड़े-बड़े मुद्दों को भी एनहांस करके और उसको प्रोजेक्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट करके उन्होंने भारत की सुरक्षा को भी बहुत सुरक्षित किया। जैसे अग्नि 5 और मुर्मुगांव, ये हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा। बिल्कुल।
लेकिन इस पर कभी भी कांग्रेस की सरकार ने बात ही नहीं किया। हमें बार-बार पाकिस्तान धमकी देता था, वो भी जो कर्ज में है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, और भारत के लोगों को मनमोहन सिंह से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के सब डराते थे कि अरे भाई कुछ मत करो, मुसलमानों को उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पे भी कुछ मत करो, नहीं तो पाकिस्तान बदला ले लेगा। आज अगर पाकिस्तान ये बात बोलता भी है तो हम ये कहते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे पास भी अग्नि 5 और मुर्मुगाओ है। अब बताओ क्या करोगे? बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जनता को अपने कॉन्फिडेंस पे लेना ये नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और सबसे बड़ा आर्ट होता है, सबसे बड़ा आर्ट होता है। अब क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। बिल्कुल सही। और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आए हुए हैं और दोनों इतने बिजनेस माइंडेड है कि हम किसी को नाराज ना किए बिना हम अपने देश की तरक्की के लिए भी सोचेंगे और अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। आप सोचिए कि किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे भारत में इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे भारत में अंडर वाटर, अंडर सी ट्रेन चलेगी। किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, किसी ने नहीं सोचा था, नासा ने भी नहीं सोचा था कि इसरो इतना स्मार्ट हो जाएगा कि नासा को बीट करके वो चांद पे झंडा लहरा दिया जाएगा, साउथ पोल पे। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है या अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है तो उसको एनकरेज करना पड़ता है। नहीं, यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो, यू आर राइट, कर सकते हो। सही कह रही हैं। तो ये करने से भी क्या हुआ कि भारत को ना एक प्रोवोकेशन मिला, एक हिम्मत मिली कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जब 4 घंटे सो करके वो पूरे दिन चौकीदार की तरह काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। आप मुझसे फकर भाई अगर 5 साल पहले बात करते ना तो आई वाज लाइक ठीक है ना, क्या ही इन्फ्लेशन पे बात करना, ठीक है ना, क्या ही जीडीपी बात करना। पर जैसे जैसे हम अपने अवतार को, अपने लीडर को, अपने मेंटोर को जब हम देखते हैं ना कि वो इतने एनर्जेटिक है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो सुबह 6 से लेकर के 12 बजे रात तक हम काम करते हैं और उसके बाद भी कोई फोन आता है तो हाँ ठीक है चलो ना रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा भारत एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो चुका है कि कोई भी देश हमसे मनमुटाव तो नहीं रखना चाहता है। इस दुनिया के सारे देश हमसे एक अच्छा संपर्क, इवन एक्वेंटेंस नहीं बल्कि फैमिली बन करके रहना चाहते हैं सारे देश। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी को फलने फुलाने के लिए ना इमोशनली भी उसके क्लोज होना पड़ता है, कमर्शियली तो होना ही पड़ता है, स्ट्रैटेजिकली तो होना ही पड़ता है, पर इमोशनली भी होना पड़ता है। और यही ऑरा हमारे भारत के प्रधानमंत्री का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी जैसी इलेक्शंस होंगे तो ये बेनिफिट जो है ये इंडिया को तो लाजमी बात है कि जा रहा है, जो फायदा उनको हुआ या हो रहा है। और या जो लोग कॉन्फिडेंट है, जिस तरह आप बात करिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका ग्रोथ रेट 8 है, 642 बिलियन यूएस डॉलर्स मौजूद है आपके पॉकेट में। तो ये मेरे ख्याल में से कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस शॉर्ट से कमेंट्स आपसे चाहूंगा। ये मुख्तार अंसारी का मैं भी केस पढ़ रहा था, क्लेम किया जा रहा है कि जी स्लो पॉइजन और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड और फिर ये जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, क्या हकीकत है इस हवाले से। और सुना है कि फ्यूनरल बहुत बड़ा था, सॉरी आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन कहते हैं कि बहुत बड़ा जनाजा पड़ा गया इनका। ये भी मैं कुछ वीडियोस कुछ इंडियन दोस्तों के ट्विटर पे देख रहा था तो मुझे नजर आया। देखिए, आपने भी कानून पढ़ा है, आपने पाकिस्तान का पढ़ा है और मैंने भारत का पढ़ा है। बेशक जुडिशियल कस्टडी के ड्यूरेशन में किसी को मर्डर कर देना, किसी को मार देना, इट्स नॉट एन इजी गेम जी, इट्स नॉट एन इजी गेम। इतना आसान नहीं होता है। कोई व्यक्ति 2005 से 2024 तक जुडिशियल कस्टडी में था और अचानक से कह दिया गया कि उसको पॉइजन दे दिया गया, तो पहले ही दे दिया जाता, पहले दे दिया जाता। इतने साल उसको दामाद बना करके जेल की सलाखों में इतनी लैविश लाइफ क्यों दी गई। और मुख्तार अंसारी कोई आरोपी की तरह, एक्यूज्ड की तरह जेल में नहीं रह रहा था, पूरी लैविश लाइफ उसको दी जा रही थी। तो हालांकि तब भी मैंने सारे नेशनल न्यूज पे फकर भाई बैठ करके कहा है कि ये उसके बेटे का हक है कि वो सर्वोच्च न्यायपालिका जा सकता है, वो न्यायपालिका जा सकता है, वो कहीं पर भी इंक्वायरी करा सकता है, वो सीबीआई से करा सकता है, वो कुछ भी करा, वो सीआईडी से करा सकता है, वो एसआईटी कमेटी बैठा सकता है। हम इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई किसी का बाप मरा है और बाप चोर हो, चक्का हो
या रेपिस्ट हो, बाप बाप होता है, या बाप बाप सही। होता है, तो जी। इमोशन सबके बराबर होते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में एक बार फिर भारत के मुसलमानों ने ये तो बता दिया कि गैंगस्टर के सपोर्ट में है, हुँ। गैंगस्टर के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन के जनाजे में जब मुसलमान सैलाब लगा बना करके गए थे जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, और उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज में मुसलमानों ने शिरकत नहीं की थी, तो उस वक्त भी हमें एहसास हो गया था और देश को भी एहसास हो गया था हुँ। कि मुसलमान कैसे लोगों के जनाजे में और कैसे लोगों के खुशियों में शिरकत करना पसंद करते हैं। अब बात ये भी समझनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी अंसारी कोई सभ्य आदमी नहीं था, कोई सभ्य, हाँ, लेकिन वो ओह! बहुत डिग्निफाइड, बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिली से ज़रूर था, मैं इस बात को इनकार नहीं अच्छा, करती। सही, सही, सही। उसके दादा वो ब्रिगेडियर थे ओके, ऑलराइट। और इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े शेर थे। ओके, उनके दादा अब्बू के नक्शे कदम पर अगर मुख्तार अंसारी उतरता, तो शायद आज सर मत्थे बिठाया जाता। सही। लेकिन वो नहीं हो पाया। बिल्कुल अब ठीक, सही। पुलिस के घर में भी चोर पैदा हो ही जाता है। बेशक, बेशक, हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो 65 क्रिमिनल केसेस का आरोपी था और वो तब जेल नहीं गया है, और ये एफआईआर तब नहीं फटे हैं जब जब बीजेपी की सरकार थी। भाई ये 65 क्रिमिनल केसेस तब दर्ज हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। हुँ। 2005 में जब वो जेल कस्टडी में गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 8 केसेस में जब वो गैंगस्टर रजिस्टर्ड एक्ट में जब वो कन्विक्टेड हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब वो हुँ। योगी आदित्यनाथ जी को मर्डर करने की कोशिश कर रहा था मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से बैठे-बैठे, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। सही। जब वो फिरौती के नाम पर हिंदू माँ बहनों को निर्वस्त्र करता था, हुँ। किडनैपिंग करता था, गले काटता था, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। हुँ। तो आज अचानक से पॉइज़न की बात आन पड़ी है। और देखिए, मैं तो पॉइज़न की बात को कंप्लीटली डाल रही हूँ कि भाई डिपेंड ऑन कोर्ट। लॉ हुँ। ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, और कोर्ट पर और कानून पर अगर भरोसा है मुसलमानों को तो कर सकते हैं, अदरवाइज चले जाए इंटरनेशनल कोर्ट, जी, चले जी। जाए अरब, वहां से न्याय मांग करके ले आए। द सेकेंड थिंग इज कि बुरहान को भी शहीद बनाया था भारत के मुसलमानों ने, राइट। याकूब मेमन को भी शहादत दे दिया था मुसलमानों ने, अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा भी होता था भारत का मुसलमान। तो भारत के मुसलमानों ने एक नहीं लाखों बार इस बात को समझाया है और बताया है कि जी। भारत का मुसलमान हमेशा फलस्तीन हमास जैसे आरोपियों के समर्थन में है, आईएसआई के समर्थन में है, हाफिज सईद के समर्थन में है, या ऐसे ऐसे जिहादी और जमजू टाइप के लोगों के समर्थन में है। लेकिन अभी जो नया कानून हमारा आया हुआ है, जी। जो हमारा भारतीय शिक्षा अधिनियम जो आया है, उसके हिसाब से सेडिशन जो है क्लॉज 150, ये जितने लोग ऐसे गैंगस्टर के जनाजे में जो उद्यमबाजी की है, जो उन्होंने माहौल को गर्म करने की कोशिश की है, हुँ। तो ये क्लॉज 150 के द्वारा वो सारे लोगों को भी आइडेंटिफाइड करके जेल डाला जाएगा, ओके। क्योंकि 144 लगा हुआ था। और सारी चीजें बहुत पीसफुल करने की डीएम साहिबा ने बता दिया था कि किसी भी तरीके का कोई सेंटिमेंटल बात या किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को हार्म पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल संयम से अपने ग्रीफ को दिखाते हुए, अपने इमोशन को दिखाते हुए आप जनाजा लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। लेकिन उसमें ये बारात लेकर के आना और उद्यमबाजी करना ये सही नहीं था, क्योंकि एक ओके। आरोपी मरा, एक राइट, आरोपी मरा है भाई, और वो हार्ट अटैक से मरा है। दूसरी चीज मैं और क्लियर कर हाँ, देना चाहती हूँ राइट, कि वो कोई मतलब हट्टा-कट्टा आदमी नहीं था मुख्तार अंसारी। हाई शुगर पेशेंट था, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका हाँ। था और हुँ। तीसरी बार रोज़े के दौरान आ ही सकता है, बॉडी वीक हो सकती बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। ख़ैर एनीवे हमने इंडियन प्रोग्रेस के ग्रोथ के ऊपर बात की और एक बात नाज़िया ने कही कि इस चीज़ों के पीछे ये जो काम हुआ यानी ये जो प्रोग्रेस ग्रोथ रेट इस पे पहुँचा या जो सारी चीज़ें हुई, इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है, काफ़ी सारा काम है 24/7 एक बहुत बड़ा माइंड है इन चीज़ों के ऊपर, तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हालाँकि हमें पता भी नहीं था, हम शायद आज से 10 साल पहले ये सोचते थे कि यार इन्फ्लेशन क्या इन्फ्लेशन है यार, तबाही मचाई भी उसने। जिस तरह आज हम बात ये कर रहे हैं कि बहुत महँगाई है, बिजली बहुत महँगी है, गैस बहुत महँगी है, पेट्रोल बहुत महँगा है, गाड़ियों के ऊपर नए-नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, आईएमएफ से लोन लेकर और उसपे फिर मज़ीद बर्डनाइज़ किया जाता है लोगों को। तो आज ये भी ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया, तो आज उनका रिज़ल्ट और है
और हमारा, और ये फ़र्क मैं एक्चुअल बताना चाह रहा था। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू नाज़िया।